गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री का अपनी यूनिट फेस्ट चल रही थी, क्वांटम मैकेनिक्स। उसके अंदर हमने कल की क्लास में पढ़ा था, इसके अंदर बोहर मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए और उसके जो डिफेक्ट्स थे या उसकी कमियां थी वो हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी। उसके बाद आज का अपना टॉपिक रहेगा इसमें कॉम्पटन इफेक्ट। हिंदी में भी इसका ये नाम है, कॉम्पटन प्रभाव। ठीक है, हिंदी में भी इसका यही नाम रहेगा, कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव नाम क्यों रखा गया इसका? क्योंकि ये जो प्रभाव था वो एक साइंटिस्ट था A.H. कॉम्पटन, उस साइंटिस्ट के द्वारा ये प्रभाव दिया गया। इस कारण से इसको कॉम्पटन प्रभाव कहा जाता है। सबसे पहले लाइन इसमें लिखी जाएगी कि A.H. कॉम्पटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा कॉम्पटन प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम बताया गया। इस कारण से इस प्रभाव को कॉम्पटन प्रभाव कहा जाता है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन या फिर कॉम्पटन प्रभाव होता क्या है। तो देखें इसके अंदर, इसमें होता है कोई भी धातु या कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की ये सतह है। ठीक है, उस वस्तु की सतह, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है ना, सेम वैसे यही भी वस्तु की सतह में यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जरूरी नहीं कि वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, ऐसे कॉम्पटन ने अपना जो प्रयोग किया था ना वो ग्रेफाइट पे किया था। ग्रेफाइट पे किया था। ग्रेफाइट के अंदर क्या होते हैं, कार्बन का अपर रूप है, क्रिस्टलीय अपर रूप है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और प्रत्येक कार्बन पे sp2 संकरण होता है और ये बोला जाता है कि ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस कारण से ग्रेफाइट विद्युत और उष्मा का क्या होता है, चालक होता है। जो कॉम्पटन नाम का साइंटिस्ट था A.H. कॉम्पटन, उसने अपना प्रयोग ग्रेफाइट के ऊपर किया था। उसके बाद में कॉमन डेफिनेशन दी गई, उसमें ग्रेफाइट का नाम नहीं दिया गया, उसमें बोला गया वस्तु। यहाँ ग्रेफाइट को नाम क्या बोलेंगे, वस्तु। ठीक है, तो किसी वस्तु के ऊपर जब अक्स किरणें गिरती हैं, यहाँ पे रेडिएशन कौन सी ली है, अक्स रेज ली। जब किसी वस्तु पर अक्स किरणें गिरेंगी, गिरने वाली किरणें क्या कहलाती हैं, आपतित किरणें कहलाती हैं, आपतित किरणें। ठीक है, जब ये किसी वस्तु की सतह पे गिरेगी तो क्या होगा, इस किरणों में, इन किरणों में क्या है, फोटोन है। किरणों में क्या है, फोटोन है। फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है, h के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि अक्स रेज है और जो कॉम्पटन प्रभाव है वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के या अक्स किरणों के कोई भी किरणें हैं उनकी पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है। पार्टिकल नेचर यानी पार्टिकल नेचर के पक्ष में ही ये प्रमाण दिया गया है कॉम्पटन प्रभाव वाला। तो कॉम्पटन प्रभाव किसकी व्याख्या करता है कि जो किरणें होती हैं वो पार्टिकल नेचर की होती है। पार्टिकल नेचर की है, इसी कारण से इनकी जो ऊर्जा होती है वो फोटोन के रूप में दी गई है, h। ठीक है, वस्तु की सतह पे गिर गई और वस्तु की सतह में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्या होगा, ये किरणें इस इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगी, अपनी ऊर्जा जो h है वो इसको देंगी। ये मान लीजिए y एक्सिस है और ये मान ली हमने अक्ष एक्सिस है। ये x है तो इस साइड वाली क्या है, माइनस अक्ष रहेगी। आपतित किरणें माइनस अक्ष डायरेक्शन से आ रही है धातु की सतह पे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इस फोटोन की ऊर्जा को, जो इन आपतित किरणों में फोटोन्स हैं, ऊर्जा के रूप में उनको ग्रहण करेगा। ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन है की ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऊर्जा बढ़ जाएगी तो धातु के अंदर, यानी जिस परमाणु में इसमें इस वस्तु में जिस परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस फोटोन की ऊर्जा को लेके ये इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लग रहा है, एक अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल लग रहा है। जब ये आपतित किरण इस वस्तु की सतह पे गिरेगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को लेकर के अपने परमाणु के नाभिक के आकर्षण बल को तोड़ करके उस वस्तु की सतह से बाहर निकल जाता है। अब इलेक्ट्रॉन धातु की सतह या इस वस्तु की सतह से निकल करके यहाँ आ गया। अब ये एक्स किरण कहाँ गई, वो देखो। अब ये एक्स किरण क्या होगी, अपनी ऊर्जा इसको दे दी, ऊर्जा इसको दे दी तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसने अपनी ऊर्जा धातु की सतह में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब ये जो किरण थी वो कम ऊर्जा वाली होगी तो ये यहाँ पे आ गई। ये आपतित किरण है और इसको हम क्या बोलेंगे, विवर्तित किरण बोल देंगे। विवर्तित किरण भी बोल सकते हैं इसको, और परकिरणित किरण भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें ऐसा हो गया। अब ये
जो विवर्तित या प्रकीर्णित किरण है उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसने अपनी ऊर्जा किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन दे दी, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, एनर्जी कम होगी। ठीक है, और ऊर्जा होती है वो तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती है। जब इसकी ऊर्जा कम होगी तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ हाई होगी, एनर्जी क्या होगी इसकी, कम होगी। याद रखना, ऊर्जा इसको दे दी इलेक्ट्रॉन को, तो ये कम ऊर्जा वाली विवर्तित किरण बन गई। जब ऊर्जा कम होगी तो लेमडा इसकी बढ़ जाएगी, कारण ऊर्जा और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये विवर्तित किरण है उसकी ई और लेमडा, इसकी एनर्जी को हम ई डैश बोल देंगे, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा डैश बोलेंगे, जबकि आपतित किरण की एनर्जी को ई से लिखेंगे और इसकी वेवलेंथ को हम किससे लिखेंगे, लैम्डा से लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे एनर्जी क्या है, पूरे प्रभाव में एनर्जी कम हो गई, विवर्तित किरणों की एनर्जी क्या है, कम है, तो ये रिलेशन बनेगा। और वेवलेंथ में रिलेशन क्या बनेगा कि वेवलेंथ कौन से की ज्यादा है, विवर्तित किरणों की ज्यादा है, ये रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन से क्या होगा, कॉम्पटन प्रभाव की परिभाषा है वो दी जाएगी। इस पूरे को देखने के बाद में परिभाषा देखें। अब ये देखें, ये वाला इससे जाएगा फाई एंगल पे और ये वाला जाएगा यहाँ से थीटा एंगल पे। ठीक है, ये जो अक्ष एक्सिस है ना उसके साथ में फाई एंगल बनाएगा, एंगल का नाम रख दिया यहाँ पे फाई, एबीसी कुछ भी रख सकते हैं, और ये कितना बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। तो विवर्तित किरण है वो अक्ष एक्सिस से थीटा कोण बनाएगी, और इलेक्ट्रॉन से जो धातु की सतह से बाहर निकल गया वो अक्ष एक्सिस के साथ में फाई कोण बना लेता है। ठीक है, तो कॉम्पटन प्रभाव की परिभाषा क्या लिखी जाएगी वो देखें। परिभाषा में यह है इसमें कि किसी वस्तु की सतह से अक्स किरणों का किसी वस्तु की सतह से टकराकर उस वस्तु की सतह में से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के साथ उन अक्ष किरणों का कम ऊर्जा तथा अधिक तरंग दैर्ध्य वाली अक्ष किरणों में विवर्तित हो जाना या परिवर्तित हो जाना ही कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। तो कॉम्पटन प्रभाव की परिभाषा क्या लिखी जाएगी कि अक्ष किरणों का किसी वस्तु की सतह से टकराकर उसमें से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के साथ कम ऊर्जा तथा अधिक तरंग दैर्ध्य वाली अक्ष किरणों में परिवर्तित हो जाना ही कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। अब ऊर्जा कम हुई, तरंग दैर्ध्य अधिक हुई, ये सब बता दिए, ये रिलेशन याद रखना। यानी अक्ष किरण है वो टकराने के बाद में कम ऊर्जा वाली और अधिक तरंग दैर्ध्य वाली अक्ष किरण में चेंज हो जाती है, और इसी को क्या बोला जाएगा, कॉम्पटन प्रभाव इसे कहा जाएगा। ठीक है, ये रहेगी परिभाषा और ये बनेगा इसका डायग्राम। ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, जो उत्सर्जित हो गया वो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको लिख देंगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या, रेस्टिंग स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट, इन रेस्टिंग स्टेट यानी विश्रामावस्था, विश्राम की अवस्था में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई गति नहीं कर रहा, वस्तु के अंदर ही है, वस्तु से बाहर नहीं गया। लेकिन आपतित किरण है, अक्ष किरण टकराएगी, अक्ष किरणों की ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, और अक्ष किरणों की ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन्स को मिलते ही इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे यहाँ भी क्या आकर्षण बल को तोड़ करके वस्तु की सतह से बाहर उत्सर्जित हो जाता है। ये था कॉम्पटन प्रभाव। अब इस कॉम्पटन प्रभाव की आपको क्वांटम की सहायता से एक्सप्लेनेशन करनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो, इसी के अंदर आप हेडिंग लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ Compton effect। Explanation of Compton effect। क्या इसमें कुछ थ्योरी लिखनी है, थ्योरी के बाद में इसी से हो जाएगा ये एक्सरसाइज इसकी। ठीक है, देखिए इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा जाएगा। एक्सप्लेनेशन में यही बात आएगी सबसे पहले कि शुरुआत में अक्ष किरणें
जब किसी धातु की सतह से टकराती हैं तो टकराने से पहले इसमें लिखा जाएगा कि अक्स किरणों के कॉम्पटन प्रभाव में अक्स किरणों के धातु की सतह से टकराने से पहले इनकी ऊर्जा यानी में जो फोटोन है उनकी ऊर्जा E = h न्यू के बराबर होती है, जहाँ h प्लांक कांस्टेंट और न्यू क्या हो जाएगा उन अक्ष किरणों की फ्रीक्वेंसी या आवर्ती होगी। उसके बाद जब ये अक्ष किरणें धातु की सतह से टकराती हैं तो ये अपनी ऊर्जा, अब धातु की सतह में क्या इलेक्ट्रॉन्स है, तो धातु की सतह में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी ऊर्जा जब ये अक्ष किरण इससे टकराई नहीं थी उससे पहले क्या लिखा जाएगा, तथा धातु की सतह में उपस्थित रेस्टिंग स्टेट में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा है वो किसके बराबर होगी, m0c² के बराबर है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा कि एक अक्ष किरण जिसकी ऊर्जा E = h न्यू के बराबर है, h प्लांक कांस्टेंट और न्यू रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी, तथा नीचे लिखो धातु की सतह में विश्रामावस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा E = m0c² के बराबर होती है, जहाँ m0 होता है उसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास इन रेस्टिंग स्टेट यानी विश्रामावस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उसको m0 से शो किया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। उसके बाद में आएगा सी, तो सी क्या है यहाँ पे वेलोसिटी या वेग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है कि जब h न्यू ऊर्जा वाली अक्ष किरण धातु की सतह से टकराती है तो यह अपनी कुछ ऊर्जा धातु की सतह में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दे देती है, जिससे इसकी ऊर्जा घटकर के h न्यू डैश के बराबर होती है। और ये याद रखना इसके अंदर न्यू की वैल्यू है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी न्यू डैश से, क्योंकि आवर्ती कम हो जाएगी तभी तो क्या बोलेंगे ऊर्जा कम हो रही है, आवर्ती और ऊर्जा की क्या है समानुपाती है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि जब अक्ष किरण है वो धातु की सतह से टकराएगी तो ये अपनी कुछ ऊर्जा धातु की सतह में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दे देती है, जिससे उसकी ऊर्जा है वो कम होकर के h न्यू डैश हो जाती है, ठीक है। इसकी ऊर्जा कितनी होगी, h न्यू डैश के बराबर होगी, कम होगी ऊर्जा, तथा धातु की सतह में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करके अपने नाभिक के आकर्षण बल को तोड़कर धातु की सतह से बाहर निकल जाता है, तथा फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण करने से इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और इसकी गतिज ऊर्जा धातु की सतह से निकलने के बाद में किसके बराबर हो जाएगी, mc² के बाद बराबर हो जाएगी। चेंज क्या हुआ है, केवल इसके मास में चेंज हुआ है। यहाँ पे जो मास है इसका m वो क्या कहलाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मूविंग या मोशन स्टेट, गतिशील अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल गया गति करके, और यहाँ पे धातु की सतह में था तब इसका ऊर्जा क्या थी, E = m0c² के बराबर थी। तो पहले धातु की सतह से टकराने से पहले फोटोन की ऊर्जा ये थी, कम होकर के ये वाली बन गई, ये वाली। और जब इलेक्ट्रॉन्स धातु की सतह के अंदर ही था तब इसकी ऊर्जा थी E = m0c², और धातु की सतह से निकलने के बाद में इसकी ऊर्जा हो जाएगी E = mc², और जहाँ पे m रहेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन स्टेट यानी गतिशील अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इतना लिखना है आपको सबसे पहले, ये तो सारा इस डायग्राम को देखने से दिख रहा है। उसके बाद में इस डायग्राम से एक बात और लिखनी है आपको कि इलेक्ट्रॉन्स जो धातु की सतह से उत्सर्जित होते हैं, धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाला इलेक्ट्रॉन अक्ष एक्सिस से फाई कोण बनाता है। धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाला इलेक्ट्रॉन अक्ष एक्सिस से फाई कोण बनाता है, जबकि धातु की सतह से टकराने के बाद विवर्तित होने वाली, ये क्या है, विवर्तित होने वाली अक्ष किरण है वो अक्ष एक्सिस से थीटा कोण बनाती है। इस डायग्राम को देख के लिखा जाएगा इतना, ठीक है। तो विवर्तित अक्ष किरण है वो थीटा कोण बनाएगी अक्ष एक्सिस से,
और ये जो उत्सर्जित होने वाला इलेक्ट्रॉन है वस्तु से वो बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ में फाई कोण बनाता है। देख लिया। उसके बाद में जो कॉम्पटन नाम का साइंटिस्ट था उसने इसके ऊपर इस कॉम्पटन प्रभाव पर संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के नियम को लागू किया और लागू करके अपनी कुछ समीकरणें हैं वो दी थी। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, इस प्रभाव पर कॉम्पटन नामक वैज्ञानिक ने संवेग संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण के नियम को लागू करके कुछ समीकरणें दी। ठीक है, तो देखिए इसमें ऊर्जा संरक्षण वाला लिखना है और उसके बाद में संवेग संरक्षण वाला लिखना है। मतलब लिख लिया होगा, देखें इसी डायग्राम पे बेस है सारा का सारा पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब देखें पहले ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, उसके बाद में संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आएगा ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार, ऊर्जा संरक्षण के एनर्जी कंजर्वेशन लो है, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लो। ठीक है, इसके अनुसार क्या लिखा जाएगा कि टक्कर से पूर्व फोटोन, टक्कर से पूर्व फोटोन व इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अक्ष एक्सिस पे लिखनी है अपने को। ठीक है, क्योंकि अक्ष एक्सिस के ऊपर ही जा रहे हैं। और यहाँ इज इक्वल टू टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन व फोटोन व इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो कॉम्पटन ने इसके ऊपर ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण का जो नियम लागू किया था उसके अनुसार फर्स्ट रहेगा ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार। तो ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार क्या रहेगा कि टक्कर से पूर्व अक्सकिरण के फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा का योग टक्कर होने के बाद फोटोन व इलेक्ट्रॉन की फोटोन इसके अंदर प्रेजेंट है, फोटोन व इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के योग के बराबर होता है। यानी ऊर्जा सुरक्षित रहती है, ना कम होती है ना ही ज्यादा होती है। टक्कर से पहले फोटोन व इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का जो योग है वही टक्कर के बाद में फोटोन व इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का योग रहेगा। यहाँ पे इस अक्सरे की एनर्जी जितनी कम हो रही है ना उतनी ही एनर्जी किसकी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ रही है। तो ना एनर्जी में कमी होती है ना ही एनर्जी बढ़ती है। टक्कर से पहले फोटोन की ऊर्जा क्या थी, h थी, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या थी, m0c² थी। इससे पहले लिख चुके हम थ्योरी में। इज इक्वल टू टक्कर के बाद फोटोन की ऊर्जा, टक्कर के बाद फोटोन की ऊर्जा क्या बनी थी, h बनी थी। यहाँ लिखेंगे h प्लस में टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बनी थी mc²। ये रहेगी आपकी एक नंबर समीकरण। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम इस प्रकार से लागू होगा कि टक्कर से पहले फोटोन व इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसके बराबर होगी, टक्कर के बाद फोटोन व इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, ये था ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार। उसके बाद में हम सेकंड लिखेंगे संवेग संरक्षण के नियमानुसार। मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहा है संवेग संरक्षण के नियमानुसार। ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा जाएगा, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के ऊपर संवेग देखेंगे हम। तो फर्स्ट इसमें लिखा जाएगा अक्ष एक्सिस पर, अक्ष एक्सिस पर। ठीक है, तो इसमें देखो अक्ष एक्सिस पे क्या लिखेंगे, अक्ष एक्सिस पे लिखा जाएगा इसमें कि वही है संवेग संरक्षण में क्या आ जाएगा कि टक्कर से पहले फोटोन और इलेक्ट्रॉन का संवेग का जो योग होता है वो टक्कर के बाद फोटोन व इलेक्ट्रॉन के संवेग के योग के बराबर होगा। वही रहेगा संरक्षण का मतलब है
कि टक्कर से पहले फोटोन और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या संवेग का जो योग है वही टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन और फोटोन की ऊर्जा का योग है वो रहेगा। तो इसमें आएगा कि टक्कर के पूर्व फोटोन व इलेक्ट्रॉन का संवेग किसके बराबर होगा? टक्कर के बाद फोटोन व इलेक्ट्रॉन के संवेग के बराबर होगा। ठीक है, तो टक्कर से पहले अक्ष एक्सिस पे देख रहे हैं हम, टक्कर से पहले ये अक्ष एक्सिस है, इस साइड से आ रही है टक्कर, यहाँ से पहले की बात है ना, टक्कर से यहाँ से पहले की देख रहे हैं। तो टक्कर से पहले फोटोन का संवेग कितना था? फोटोन का संवेग लिखा जाएगा एच न्यू अपॉन में सी, जो ऊर्जा थी ना इसकी, ऊर्जा में हम सी का भाग देंगे, एच न्यू अपॉन में सी, प्लस में टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन का संवेग, इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या होता है? एमवी, एमवी से लिखेंगे उसको। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन विश्रामावस्था में तो ये कोई भी गति नहीं करा, गति करने नहीं करा, तो V0 होगा, तो V को F से गुणा करेंगे, ये पूरा ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि टक्कर से पहले इलेक्ट्रॉन विश्रामावस्था में था, इस कारण से अक्ष एक्सिस पे इसका संवेग क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा टक्कर के बाद फोटोन व इलेक्ट्रॉन का संवेग। टक्कर के बाद फोटोन यहाँ पे आ गया किरणों में, अब इसकी एनर्जी एच न्यू की जगह क्या लिखेंगे? एच न्यू डैश लिखेंगे, एच न्यू डैश अपॉन में सी, और ये क्या कर रहा है? कोण बना रहा है थीटा वाला, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? अक्ष एक्सिस पे हमेशा कोस के साथ में लिखना है, और वाई एक्सिस आ जाए तब इसमें संवेग यही रहेगा, केवल कोस की जगह क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। तो अक्ष एक्सिस पे फोटोन का, पहले फोटोन का लिखेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे। अब ये फोटोन है वो थीटा एंगल बना रहा है ना इसके साथ में, तभी आ जाएगा थीटा, प्लस में अब इलेक्ट्रॉन का संवेग कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या कर रहा है? गति करके ही बाहर आया ना, तो यहाँ पे लिखा जाएगा इसका संवेग mv, और कितना एंगल बना रहे हैं? कोस फाई का बना रहे हैं। mv तो इलेक्ट्रॉन का संवेग है, और ये एक्स एक्सिस के साथ में फाई एंगल बना रहा है, इस कारण से इसको हम क्या लिख देंगे? कोस फाई है वो लिख देंगे। ये रहेंगे एक्स एक्सिस पर टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉनों का संवेग। ठीक है, ये वो 2 नंबर समीकरण मान लो। उसके बाद देखो क्या होगा, mv cos फाई को एक साइड में रखो, इस पूरे को हटा के, इसमें भी h न्यू बाई सी की टर्म है, इसमें भी h अपॉन में सी वाली, तो इसको इस साइड ले जाएंगे, तो ये किस में लिखी जाएगी? माइनस में लिखी जाएगी। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं mv cos फाई इज इक्वल टू h न्यू बाई सी, ये वाला पूरा उठा के इस साइड आएगा, तो ये लिखा जाएगा माइनस में h न्यू डेस अपॉन में सी और कोस थीटा। अब रहेगा नेक्स्ट mv cos फाई इज इक्वल टू h अपॉन में सी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा न्यू और यहाँ पे रहेगा न्यू डैश कोस थीटा। ये प्राप्त होगी अपने इसको समीकरण, जिसे लिखेंगे हम 3 नंबर समीकरण। ब्रैकेट में बंद कर लेना, 3 नंबर समीकरण। लिख लिया हुआ इतना। उसके बाद में लिखेंगे हम वाई एक्सिस पर, अक्ष एक्सिस के बाद में बी पे लिखेंगे हम वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर ये लिखेंगे कि वाई एक्सिस पर टक्कर से पूर्व फोटोन व इलेक्ट्रॉन का संवेग टक्कर के बाद फोटोन व इलेक्ट्रॉनों के संवेग के बराबर होगा। तो किस प्रकार से रहेगा वो देखें। ठीक है, देखें इसके अंदर टक्कर से पहले फोटोन व इलेक्ट्रॉन का संवेग वाई एक्सिस पे। अब देखो वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे ना तो फोटोन है और वाई एक्सिस पे ना ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। टक्कर से पूरे दोनों ही नहीं है इसके ऊपर, तो फोटोन का संवेग भी 0 आएगा, इलेक्ट्रॉन का संवेग भी 0 आएगा टक्कर से पहले। अब टक्कर के बाद में फोटोन व इलेक्ट्रॉनों का संवेग है वो देखो क्या आएगा, तो टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा एच न्यू डैश अपॉन में सी, और बताया क्या था कि कौन सी भी एक्सिस हो दोनों के ऊपर फोटोन इलेक्ट्रॉन का संवेग समान रहेगा, केवल अक्ष एक्सिस पे आएगा कोस थीटा, और वाई एक्सिस पे क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा। कितना एंगल बना रहा है ये? थीटा वाला, साइन थीटा, प्लस में इलेक्ट्रॉन का संवेग हो जाएगा mv साइन फाई।
तो इसमें क्या रहेगा, टक्कर के बाद फोटोन का संवेग जो आपसे एक्सिस में था ना सेम वैसे रहेगा, केवल कोस के जे क्या लिखना है आपको, साइन लिखना है। ये हो जाएगी आपकी 4 नंबर समीकरण। यहाँ पे 0 इज इक्वल टू, अब देखो इस वाले टर्म को इस साइड हमें किससे करना है, सी से गुणा करना है। उस वाले टर्म को सी से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो देखो उसके अंदर क्या आएगा, इसको जब सी से गुणा किया जाएगा इसको, तो इसके गुणा में लिखा जाएगा सी, और इसके गुणा में भी क्या लिखा जाएगा, सी। प्लस में आ गया ना, इस सी से ये वाला सी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एच न्यू डेस साइन थीटा, प्लस में ये सी इसके साथ में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एम वी सी साइन फाइव। ये बनेगी आपकी 5 नंबर समीकरण। लिखें इसको 5 नंबर समीकरण तक। ठीक है, और इसी समीकरण में इसमें एच न्यू डेश साइन थीटा को एक साइड में रखेंगे, ये वाला बराबर के इस साइड में जाएगा, प्लस में है माइनस में लिखा जाएगा, माइनस में एम वी और सी साइन फाइव। ये हो जाएगी आपकी 6 नंबर समीकरण। तो आपको ध्यान में रखनी है, एक तो 1 नंबर समीकरण, एक 3 नंबर समीकरण और एक ये 6 नंबर समीकरण। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर सॉरी 3 नंबर और एक रखनी है आपको 6 नंबर समीकरण। अब इससे इसका कोई मतलब नहीं रहा, इसको साफ करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें इसमें क्या आएगा। उसके बाद में ये इसमें आएगा कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान m और उसके विश्रामावस्था में द्रव्यमान m नोट। इलेक्ट्रॉन के गतिशील अवस्था में द्रव्यमान m तथा उसके रेस्टिंग स्टेट में अविश्रामावस्था में द्रव्यमान m नोट के बीच निम्न संबंध होता है। समझ रहेगा अपना, m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन में √1 माइनस न्यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ये बनेगी आपकी 7 नंबर समीकरण। तो इससे पहले यहाँ क्या लिखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की गतिशील अवस्था में द्रव्यमान तथा उसके विश्रामावस्था में द्रव्यमान m नोट के बीच निम्न संबंध होता है। ठीक है, उसके बाद देखें आप क्या आएगा। अब आएगा फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे डेरिवेशन आप डायरेक्ट लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, 3, 6 एंड 7। समीकरण नंबर 1, 3, 6 व 7 से समीकरण बनेगी आपकी लेमडा डेस माइनस लेमडा। अब बताया ना कि यहाँ पे धातु किस तरह से ये टकराएगी, ये इस प्रकार से था डायग्राम आपका। इलेक्ट्रॉन से यहाँ चला गया, ये धातु जो एक्सरे थी यहाँ चलेगी, ये बना रहा था आपका फाई एंगल और ये बना रहा था आपका थीटा एंगल, यही था ना आपका। तो आपको क्या करना, समीकरण नंबर 1, 3, 6 व 7 से यहाँ पे जो अक्ष किरण आई थी उसकी वेवलेंथ लेमडा, इसकी थी लेमडा डैश। आपको पता है कॉम्पटन प्रभाव में तरंग दैर्ध्य जब प्रकीर्णित हो जाती है ये इससे टकराने के बाद में, तो इसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो लेमडा डैश है वो ज्यादा है। लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल लेमडा, क्योंकि ये तो तरंग दैर्ध्य में क्या है, अंतर है। प्रकीर्णित किरण की तरंग दैर्ध्य और आपतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य का अंतर है, डेल लेमडा के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, एच अपॉन में एम नोट सी 1 माइनस में कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा। ये रहेगी आपकी इंपॉर्टेंट समीकरण। ठीक है, इसको आप लिख देना 8 नंबर समीकरण। ठीक है, यहाँ तक आ गया। जैसे अब लिखना समीकरण नंबर 1, 3, 6 व 7 से, तो लेमडा डैश माइनस लेमडा यानी प्रकीर्णित तरंग की तरंग दैर्ध्य और आपतित किरण की तरंग दैर्ध्य का अंतर डेल लेमडा के बराबर होगा, जो कि एच अपॉन में एम नोट सी 1 माइनस कोस थीटा की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें आप, इतना लिखने के बाद में क्या लिखा जाएगा। अब आपको इसके अंदर 3 कंडीशन बनानी है। ठीक है, 3 कंडीशन बनेगी समीकरण सहायता से। यहाँ पे हम डेल लेमडा क्या बोलेंगे, ये तो आप लिख लेना कि लेमडा डेश क्या है, प्रकीर्णित तरंग की तरंग दैर्ध्य, ये लेमडा हो जाएगी आपतित किरण की तरंग दैर्ध्य, और डेल लेमडा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ शिफ्ट, इसको बोलते हैं हम वेवलेंथ शिफ्ट, तरंग दैर्ध्य विस्थापन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, तरंग दैर्ध्य विस्थापन इसे कहा जाता है।
ठीक है। तो नीचे लिखेंगे 3 केस बनाएंगे। तो केस फर्स्ट में देखो क्या लिखा जाएगा, चेंज किस में करना है, केवल इस थीटा की वैल्यू में चेंज करना है। सबसे पहले आएगा कि यदि थीटा इज इक्वल टू क्या रहे, 0 रहे, यदि थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा कौन सा है, ये वाला है, थीटा इसकी वैल्यू 0 रहे, 0 का मतलब ये किरण यहाँ है, समानांतर चल रही है इसके। इसमें फर्स्ट केस बनेगा कि यदि थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स अर्थात ये क्या विवर्तित किरण थी ना, वो बना रही है एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल, इसकी वैल्यू 0 मान ली, तो इसका मतलब ये क्या है, ये किरण यहाँ पे है, इस एक्स एक्सिस पे है, अर्थात विवर्तित किरण आपतित किरण के समानांतर है, अर्थात विवर्तित किरण आपतित किरण के समानांतर है। जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया और थीटा 0 होता है तो कोस थीटा, यानी कोस थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये समीकरण नंबर 8 से क्या आएगा, तरंग दैर्ध्य विस्थापन डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी, 1 माइनस में कोस थीटा 0 है, कोस थीटा 0 की वैल्यू क्या रहेगी, 1, 1 में से 1 गया 0, 0 को इससे गुणा करेंगे पूरा ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि ऐसा होने पर, यानी कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो अर्थात विवर्तित किरण आपतित किरण के समानांतर हो, उस कंडीशन में वेवलेंथ शिफ्ट नहीं होता है, अर्थात तरंग दैर्ध्य विस्थापन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में चेंज नहीं होगा, इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या होगा, लेमडा डैश और लेमडा दोनों ही एक दूसरे के क्या है, बराबर होती है, और इस अवस्था में इन दोनों की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन नहीं होता है। लेमडा डैश नीचे आने के बाद में क्या लिखेंगे कि यदि विवर्तित किरण आपतित किरण के समानांतर हो तो उस समय वेवलेंथ शिफ्ट नहीं होने से आपतित किरण और विवर्तित किरण दोनों की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, समान होती है। ऐसा लिखा जाएगा फर्स्ट केस में। लिखें इसको, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस बनाएंगे यहीं पे। सेकंड केस में लिखा जाएगा, इसमें केस सेकंड में लिखा जाएगा कि यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दैट मीन्स, अर्थात कहने का मतलब क्या रहेगा, ये थीटा क्या है, यानी कि विवर्तित किरण है वो अक्ष एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रही, 90 डिग्री का एंगल बना रही, इसका मतलब इस साइड जाएगी, इस साइड जाएगी ना, ये तो ये आपतित किरण है, इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस से, तो इसके यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री का मतलब क्या है कि ये जो विवर्तित किरण है वो आपतित किरण के क्या है, लंबवत है, ठीक है, अर्थात विवर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत दिशा में जा रही है। अब देखो कोस थीटा क्या है, थीटा 90 डिग्री है और कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। इस समीकरण में लिखेंगे तो क्या बनेगा, डेल लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नॉट सी, एक है ना, एक, इस पूरे की वैल्यू तो क्या है, 0 है, तो एक में से 0 गया तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा, उस एक को इससे गुणा करेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी, यही वैल्यू आएगी ना। तब नीचे लिखा जाएगा कि वेवलेंथ के इस मान को कॉम्पटन वेवलेंथ कहा जाता है, कॉम्पटन वेव। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि यदि विवर्तित किरण आपतित किरण के लंबवत दिशा में जा रही हो तो वहां पे तरंग दैर्ध्य विस्थापन h अपॉन एम नॉट सी के बराबर होता है, जिसे यहाँ पे डेल लैम्डा की जो वैल्यू आएगी सोल्व करने से वो रहेगी आपकी कॉम्पटन वेवलेंथ या कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य कहलाती है। सोल्व कैसे करेंगे इसको, h की जगह प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, m नॉट की जगह इलेक्ट्रॉन का रेस्टिंग स्टेट में द्रव्यमान लिखेंगे और c की जगह हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए लाइट, ठीक है। उसके बाद में एक केस और बनता है इसके अंदर, केस नंबर 3,
केस नंबर थर्ड देखो क्या बनेगा, उसमें रहेगा थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। पहले में 0 थी, दूसरे में 90 थी, तीसरे में रहेगी आपकी 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या है कि जो विवर्तित किरण है वो इस अक्ष के साथ में 180 डिग्री का एंगल बनाती है। 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, इसका मतलब ये विवर्तित किरण वापस इसी दिशा में चली जाएगी, वापस इसी दिशा में जाएगी, जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में वापस क्या हो गई, ये चली गई है। ठीक है, तो ये इसके साथ में क्या बना रही है, 180 डिग्री का एंगल है वो बना रही है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें लिखा जाएगा अर्थात दैट मीन्स आप विवर्तित किरण आपतित किरण के प्रति समानांतर है। इस दिशा में जाए तब तो क्या बोलेंगे, समानांतर है, जबकि वापस इसी दिशा में जाए तब क्या बोलेंगे, प्रति समानांतर है। यानी विवर्तित किरण है वो आपतित किरण के प्रति समानांतर है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, प्रति समानांतर। एक में रहेगी समानांतर, एक में रहेगी लंबवत और एक में रहेगी प्रति समानांतर। और कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नोट सी। अब पता है इस कोस थीटा की जगह क्या आपका 180 डिग्री है, तो 1 माइनस में 1 माइनस माइनस क्या हो गया, +1 बन गया। बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं, डेल एच इज इक्वल टू एच अपॉन में एम नोट सी। -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक और एक कितने हो गई, 2 हो गई। तो डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच 2h गुणा में आ गया एम नोट सी। इससे पीछे वाला जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी तो वहां पे डेल लैम्डा क्या आया था अपना, वो आया था h अपॉन में एम नोट सी। और 180 डिग्री होने पे इससे जस्ट डबल हो गया, यही वैल्यू है, लेकिन इसमें 2 बार गुणा कर दिया तो इससे क्या बन गया, डबल बन गया। तो यहाँ पे लिखा जाएगा अर्थात जब विवर्तित किरण आपतित किरण के प्रति समानांतर होती है तो वहां पे तरंग दैर्ध्य विस्थापन है वो कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य से, इसको क्या लिखा था, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य लिखा था ना। तो इस कंडीशन में प्रति समानांतर होने पर तरंग दैर्ध्य विस्थापन कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का दुगुना प्राप्त होता है। उसमें नीचे लिखा जाएगा नोट लगा के लास्ट में कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 थी तो ये 0 था, थीटा की वैल्यू 90 हुई तो ये हो गया, थीटा की वैल्यू और बढ़ा दी तो ये बन गया, डबल हो गया। तो इसमें लिखा जाएगा नोट लगा कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे तरंग दैर्ध्य विस्थापन भी बढ़ता जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, नोट लगा के लास्ट में कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे तरंग दैर्ध्य में विस्थापन बढ़ता जाएगा, अर्थात वैसे वैसे विवर्तित किरण की तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाती है, क्योंकि लैम्डा डैश बढ़ेगा तभी तो डेल लैम्डा बढ़ेगा। तो थीटा की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में विवर्तित किरण की तरंग दैर्ध्य बढ़ने से तरंग दैर्ध्य में विस्थापन बढ़ता जाता है। ये रहेगा इसमें कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या। ठीक है, इसके बाद में रहेगा अपना डी ब्रोगली का सिद्धांत है और एक रहेगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।